हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं विजन पीटी 365 फॉर इकोनॉमी। और इसमें हमारा दो टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट और टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट। इस तरीके से मैंने कंप्लीट वीडियोज बना दिए एक में कंपाइल करके, क्योंकि आपको फिर से एक बार फिस्कल पॉलिसी या जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं और मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम से, तो उसको खोजने में परेशानी ना हो, इसके लिए दो सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपके सामने जो मेरा ये वीडियो आ रहा है ये थोड़ा देर से आ रहा है, क्योंकि इस बीच में थोड़ी मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू हो गई थी और फिर मुझे एक दूसरे चैनल के लिए भी कुछ कंटेंट तैयार करना था, तो उसमें मेरा थोड़ा वक्त लग गया। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दूं कि आज हम शुरू कहां से करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि पेज नंबर 28 से हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और छोटा सा अपडेट दे देता हूं कि ये विजन आईएएस की जो पीटी 365 है सोशल इश्यूज की, वो ऑलरेडी इंग्लिश में आ चुकी है वेबसाइट पर विजन के, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई इशू होता है तो डू लेट मी नो, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो जब हमारी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इन चीजों को देखेंगे। सोशल इश्यूज में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये पूरी डॉक्यूमेंट ही 59 पेजेस की है, तो इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम वापिस से आ जाते हैं अपने इकोनॉमी वाले इस मतलब पीडीएफ पर, और हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 28 और वहां शुरू हम कर देते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स और फाइनेंशियल मार्केट को। ये रहा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं खुद को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, चलिए। तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में कहा गया है एएफएसआर, और ये है 2020 के लिए। तो सबसे पहला तो यही सवाल आता है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आरबीआई है हमारी, इसने रिलीज की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 में। तो इसको जरा समझ लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस न्यूज को और अच्छे से समझें तो हमें यह पता चलता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, जो रिफ्लेक्ट करता है रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रिसिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, ये भी आप समझ गए, आपको याद रखना है। जो ये रिपोर्ट है ये बहुत सारे सिनेरियो जो कि रिलेटेड है कोविड-19 पेंडेमिक और उसके इंपैक्ट से अलग अलग इंडिकेटर्स के हिसाब से बताता है हमें। जो यहाँ पर की फाइंडिंग्स है वो जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिनको शॉर्ट में कहते हैं जीएनपीए। जब बैंकिंग हम समझ रहे थे तो एनपीए को हमने समझा था, तो जो यहाँ बता दिया गया कि जो जीएनपीए रेशियो है सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए ये बढ़ सकता है 8.5% से, और 12.5% वो पहुंच सकता है मार्च 2021 में। पहली बात तो ये कही गई है, ये बहुत ही ग्रेव बात है कि समय के साथ हमारा एनपीए जो कम होना चाहिए था वो बढ़ जा रहा है, और इसके लिए ये पेंडेमिक अपने आप में बहुत बड़ा वजह है। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है समस्या कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए जो शेयर है फंडिंग का मार्केट से वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं करेंसी क्रंच हो सकती है, लिक्विडिटी की क्राइसिस आ सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में। हालांकि उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स आरबीआई के द्वारा लिए गए हैं, स्टिल ये एक ग्रेव वजह हो सकता है इनके साथ स्ट्रेस आने का। और तीसरी बात की गई है लिक्विडिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओवर लिवरेज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, साथ ही साथ जो सिमरिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं, तो इस पेंडेमिक की वजह से जो कुछ भी क्रिएट किया है उसका आपको एक असर दिखेगा, और वो वैश्विक स्तर पे दिखने वाला है, और उसके बहुत सारे पहलू तो हमें नजर आ भी रहे हैं। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बॉक्स बना के चीजों को समझाया गया है, हम देख लेते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर। ये याद रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन हुए, तो ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहां पर रिपोर्ट आरबीआई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाई एनुअल है,
यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है सरकार के तरफ से, फिनमिन। यहाँ पर बात की गई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी और उसके चेयरपर्सन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यहाँ पर आगे बताया गया है कि टेक्निकल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो देखिए वित्तीय समावेशन के लिए और वित्तीय शिक्षा के लिए यहाँ पर जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तीन चीज आपको याद रखना है, एक चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर, एक में आरबीआई गवर्नर और एक में डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब यहाँ पर वापिस से बहुत सारा वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन, और यहाँ बताया गया है कि डीएफएस एंड डीईए, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं फाइनेंस सर्विसेज की बात हो रही है और इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने का काम करता है अलग अलग मंत्रालयों के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ सपोर्ट करता है, फंडिंग सपोर्ट देने का काम करता है। जो आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीएआई है और पीएफआरडीए है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशन देने का काम करता है, प्रोसेस स्पेसिफिक एजुकेशन, और सपोर्ट करता है एनसीएफई को। इसी तरीके से ये जो एनसीएफई है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एनसीएफई क्या है? तो ये है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, तो यहां पर आप देखिए जो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन की बात है या फिर क्रिएशन ऑफ कंटेंट ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ई लर्निंग मॉड्यूल और फाइनेंशियल एजुकेशन ऐप, या फिर जो भी रिसर्च, सर्वे और जिससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है उसको डिसेमिनेशन करने के लिए ये सब एनसीएफई का काम है। और एक बॉडी देख लीजिए, स्पेशल इनवाइट्स जो होते हैं इसमें एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एसआरओ, या फिर जो डीएफआई हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो भी हैं तो कंटेंट डेवलप करने का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और बहुत तरीके का कोलैबोरेशन और सपोर्ट की जो जरूरत होती है तो इनके द्वारा वो प्रदान की जाती है। तो अब आप वैसे समझ गए कि हाँ ये काफी क्रूशियल है अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझना चाहें तो। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में कहा गया है एनएसएफई। जो संस्था थी उसका क्या नाम था? एनसीएफई। और यहां पर ये है एनएस यानी ये स्ट्रैटेजी हो जा रहा है, और वहां पर जो सी लिखा हुआ है, सी से होता है सेंटर यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो देखिए ये 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ईयर्स आर इंपॉर्टेंट 2020 से लेके 2025 तक के लिए। चूंकि ये 2020 का करंट अफेयर है तो कुछ वक्त तो गुजर चुका है इसमें। न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, तो आप बताने में अब सक्षम होंगे। अब जरा सा एनएफएसी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इस तरीके का जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वित्तीय शिक्षा को लेकर, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर, वो लॉन्च किया गया था 2013 से लेकर 2018 के लिए, यानी वर्ष 2013 में। जो एनएसएफई है इसका मकसद होता है कि वो एम्पावर करे बहुत अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को, कि उनको स्किल का डेवलपमेंट हो, नॉलेज का डेवलपमेंट हो, एटीट्यूड आए, बिहेवियरल चेंजेज आए, किस तरीके से हम अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए कैसे बढ़िया से संजो के रख सकते हैं। तो ये सारी बातें की जाती हैं एनएसएफई के अंतर्गत। अब ये जो स्ट्रैटेजी है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये रिकमेंड करता है मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही संस्था है वही काम कर रही है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाया जाता है और इस तरीके से वित्तीय जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, फाइनेंशियल कह लें कि अवेयरनेस, और साथ ही साथ ये हमारे देश को मजबूत कर रहा है। जो ये एनएसएफई है ये प्रिपेयर किया गया है बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, रिलीज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तैयार किया गया है एनसीएफई के द्वारा, और यहां पर कंसल्टेशन लिया गया है जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे कि सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, डीएफएस और जो भी मंत्रालय हैं जहां रुपया पैसा का काम होता है। इसके अलावा डीएफआई, एसआरओ, आईबीए, एनपीसीआई, सबका यहां पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन का नीड था। अब जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है
यहां पर देख लीजिए कि ये सेक्शन 8 के अंतर्गत जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये प्रमोट की गई है आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और पीएफआरडीए के द्वारा। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये तो हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये बहुत काम का चीज है, एकदम याद कर लीजिए। जो ये टेक्निकल ग्रुप है फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पीरियोडिक मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनएसएफई। अब ठीक है, रिलीज किया कोई और, बनाया कोई और, लेकिन इसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, ये सही ढंग से काम करे, तो इसके लिए जो टेक्निकल ग्रुप है फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके, यही रिस्पॉन्सिबल होगा सही ढंग से इसके मॉनिटरिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इतना बात अगर आप समझ जाते हैं तो हम तैयार हैं अगले पेज पे जाने के लिए। और यहां पर बॉक्स बना के कहा गया है स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में क्या अवस्था है, क्या स्थिति है वित्तीय शिक्षा का। तो देखिए यहां पर जो एनसीएफई है ये कैरी करता है, मतलब सर्वे जो है इसके लिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2019 में सर्वे किया गया, किसके द्वारा, तो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा। और इससे पता चलता है कि क्या कुछ स्टेटस है हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, वित्तीय समावेशन नहीं है, लोग कितने जागरूक हैं, कितना शिक्षित हो गए, रुपया पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, डीमैट क्या है, यूपीआई क्या है, इंश्योरेंस कराने का फायदा क्या है, अटल पेंशन योजना क्या होता है, जीवन ज्योति योजना क्या है, इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इन चीजों के बारे में लोग कितना समझ रहे हैं कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जमा करने का क्या मतलब होता है, वो सब लोग कितना समझ पा रहे हैं। लेकिन गांव के लोग हैं उनको इतना नहीं जानना है, बस ये समझ जाए कि बैंकिंग सिस्टम कमाल की चीज होती है, हमें सेठ साहूकारों से पैसा नहीं लेना होता है, हमें पैसा लेता होता है बैंकों में जाके, तो उससे लोन कम लगता है, लोन की जो रेटें होती हैं कम होती हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कभी भी ऐसे मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, यही समझ गए, यही वित्तीय शिक्षा है ग्रामीण भारत के लिए। ओके, तो अब देखिए यहां पर जो की फाइंडिंग्स निकल के आती हैं कि 27% ऑफ रेस्पोंडेंट्स हैव अचीव्ड मिनिमम टारगेट या स्कोर, मिनिमम थ्रेशोल्ड स्कोर इन ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि 27% ऐसे रेस्पोंडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है, यानी वहां फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एटीट्यूड, फाइनेंशियल बिहेवियर, यानी उनके बिहेवियर में भी अब परिवर्तन नजर आ रहा है विद टाइम, जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ जो ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट है, ये यहाँ पर हम ज्यादा देखते हैं कि अटेंशन है, ध्यान है। यहाँ पर आप क्या लैकिंग देख रहे हैं, तो बाकी तो बहुत कुछ लैकिंग है, वेस्ट साउथ सब आपको लैकिंग नजर आ रहा है। और जो एक बात हमें समझ आती है कि जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल इंडिया है, और जो भी ग्रुप्स हैं जहां पर कि लोअर एजुकेशन है और उनका जो एज है मतलब ग्रुप ऑफ एज 50 एंड एबव नीड फोकस्ड अटेंशन, यानी कि जो यहाँ पर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया इसके लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। साथ ही साथ जहाँ लोगों का शिक्षा का स्तर कम है उनको समझाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई आपको ओटीपी भेजता है तो आप बता दीजिए और पैसा आपका उड़ जाए, है ना। तो इसलिए, और जो अधिक उम्र के लोग हैं जो कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि पक्के घड़े पर जो है ना मिट्टी नहीं चढ़ती है, या ऐसा कुछ भी, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर लोग इच्छुक हो, जागरूक हो, तो वो किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इस चीज में मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग शहरी जीवन जी रहे हैं और जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, तो इवन 60s में, जो 70s में लोग हैं, वो काफी आराम से अब पेटीएम वगैरह यूज कर पा रहे हैं। तो इसे लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये सारी बातें प्रूव करती हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत है। अब यहां पर हम देख रहे हैं पेमेंट सिस्टम के बारे में। पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए जब आपको पैसा चुकाना है और कैश में आप देना चाहें तो एक मोड हो गया, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें कि नहीं मैं कार्ड रीड करा दूंगा, नहीं मैं पेटीएम से दे दूंगा, नहीं मैं यूपीआई कर देता हूं, मेरे पास फोन पे है, मैंने वो व्हाट्सएप वाला इंस्टॉल कर लिया है, मेरे पास गूगल पे है, अलग अलग तरीके हैं। कोई कहे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से पैसा पे करूंगा या जो भी, तो ये सारे पेमेंट के सिस्टम्स हो गए, अलग अलग तरीका हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग है, अब उसमें भी कोई कह सकता है कि नहीं मुझे यहाँ पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करना है, कोई कहे कि एनईएफटी करना है।
समझ रहे हैं ना। तो ये बात हो गया। अब न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि आरबीआई ने अनवेल किया एक फ्रेमवर्क फॉर अम्ब्रेला एंटिटी टू मैनेज पेमेंट सिस्टम्स। पेमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए कुछ बड़ा सोचा है, एक अम्ब्रेला, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि सारे तरीके के जो पेमेंट्स हैं वो एक ही एंटिटी के अंतर्गत कवर किए जा सके। और जरा इस अम्ब्रेला एंटिटी को समझते हैं तो इसको शॉर्ट में हम यूई कहेंगे जरूरत के हिसाब से। तो ये सेटअप करेगा, मैनेज करेगा और ऑपरेट करेगा नए पेमेंट सिस्टम्स को। ध्यान दीजिएगा, न्यू पेमेंट सिस्टम्स इन द रिटेल स्पेस। अब ये रिटेल के लिए है, बहुत बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। रिटेल में कुछ अगर करना है, कंप्राइजिंग बट नॉट लिमिटेड टू एटीएम, व्हाइट लेवल पॉइंट ऑफ सेल, आधार बेस्ड पेमेंट या रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है अपने घर से बाहर कहीं कमाने गया है और वहां से वापस अपने परिवारजनों को पैसा भेज रहा है तो वो रेमिटेंस का पैसा कहलाता है, या इस तरीके की कुछ भी और ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो पिछले साल हम देखते हैं कि आरबीआई ने प्रपोज किया था कि कुछ ऑल्टरनेटिव हम लाते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, टर्म बार बार रिटेल पेमेंट कहा जा रहा है, यहां पर एक टर्म यूज किया गया है न्यू, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये व्हाइट लेवल पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, यानी कि ये किसी सर्टिफाइड बैंक का चीज नहीं हुआ, यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिले। व्हाइट लेवल एटीएम आपने समझा था, इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ सेल है। ओके, और ये सब क्यों करने की जरूरत है, ताकि किसी एक व्यक्ति का मोनोपोली, एक व्यक्ति का वर्चस्व ना स्थापित हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए और किसी भी तरीके का कंसंट्रेशन रिस्क ना हो। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में एनपीसीआई कहते हैं, जो कंट्रोल करता है 60% ऑफ रिटेल पेमेंट्स को, तो ये टू बिग टू फेल हो गया। टू बिग टू फेल का मतलब होता है कि अब ये बहुत ज्यादा हमारे लिए सामरिक महत्व का चीज हो गया। अगर इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी आ जाती है तो हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, तो टू बिग टू फेल कहते हैं। और अभी के लिए एनपीआई जो है वो सोल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे देश में पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं या सेटलमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले एनपीसीआई को समझ लेते हैं, जो बॉक्स बनाया गया है। बैक टू बैक यूपीएससी 3 साल इसे सवाल पूछा है, जरा समझ लेते हैं अच्छे से। और फिर जो इस साइड में ऐसे, हाँ ठीक है, तो इस साइड में जो की गाइडलाइंस दी हुई है उसको समझेंगे। तो देखिए, एनपीसीआई के बारे में कहा जा रहा है कि जो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक इनिशिएटिव था आरबीआई का, और जो भी इंडियन बैंक्स हैं उनका जो एसोसिएशन है आईबीए, यानी आरबीआई प्लस आईबीए। यहां कहा गया कि हम क्या है कि एक ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप का कंपनी खड़ा कर देते हैं और उसे सारा का सारा हम पेमेंट करेंगे। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। सबसे बढ़िया परिभाषा, डेफिनेशन यहां दिया हुआ है, एक लाइन का याद रहना चाहिए। अब जो एनपीसीआई है, इसके 10 कोर प्रमोटर्स बैंक हैं, जिनका बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया शेयर है, बाकी छोटा छोटा उनका शेयर होल्डिंग है, तो वो कोर प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। कोर प्रमोटर में 10 नाम है बैंकों के, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, सिटी बैंक, एचएसबीसी और आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती, ये जो एनपीसीआई है, ये फंक्शन करती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एक्ट पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत ये काम करती है एनपीसीआई, ठीक है। और इस एक्ट के हिसाब से ही ये क्रिएट की अपना रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के लिए। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जाए, बल्कि लोगों तक प्रदान किया जाए, मुहैया कराया जाए सर्विसेज। और यही तो कहते हैं ना कि वेलफेयर स्टेट का काम होता है। ओके, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। और अभी के लिए सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 पोस्ट अमेंडमेंट, तो वहां से भी आप कनेक्ट करके चीजों को समझ सकते हैं। अब जो एनपीसीआई है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मकसद है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे टू होल बैंकिंग इंडस्ट्री। ये फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेमेंट्स और सेटलमेंट के लिए हो। और ये ऑफर करता है अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसी तरीके से आईएमपीएस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं AEPS, A स्मॉल EPS, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम,
सीटीएस जिसको कहते हैं, सीटीएस चेक। पहले क्या होता था कि पहले चेक यहां से कुरियर होता था, बाद में स्कैन करने वाला सिस्टम आया जल्दी जल्दी चेक के सेटलमेंट के लिए, क्लियरेंस के लिए, रुपे कार्ड वगैरह इनेबल किया गया। इसी तरीके से जो नाच कहते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस जो होते हैं, आप वैसे समझिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंतर्गत 5000-6000 एम्प्लॉय है, मान के चलते हैं। तो वो हर एक व्यक्ति का तो देखेगा नहीं ना कि इनको इतना पेमेंट करना है, इनका अच्छा अकाउंट नंबर क्या है, ये है, अच्छा इनका तो इनके बेटे के खाता में पैसा जाता है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या है कि सब कुछ सेट किया हुआ है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, बस जैसे महीना लगा वो खुद से पैसा सबके खाता में किसी डिफाइंड डेट को चला जाएगा। और इस तरीके का जो क्लियरेंस होता है उसको नाच कहते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड है, ठीक है। और भी बहुत तरीके के फंक्शंस हैं जो कि एनपीसीआई के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स विथ रिगार्ड टू पेमेंट सिस्टम्स। क्या हो गया, जैसे इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि पाई जो है ये लॉन्च किया गया। पाई क्या है, तो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये काफी क्रूशियल है, मैं बार बार ये टर्म को ज्यादा ही यूज करने लगा हूं आजकल, क्रूशियल, ठीक है। तो ये देखिए पाई इसको कहा गया है। पाई का मतलब क्या हो गया कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। जैसे टॉकिंग बॉट होते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत है आप चैट करके उनसे आप समझ सकते हैं, ओके। और ये जागरूकता फैला रहा है अराउंड एनपीसीआई प्रोडक्ट्स, जैसे कि फास्टैग, वो जो कि आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां टोल प्लाजा पर गाड़ियां पार हुई, पैसा कट गया, है ना। एनपीसीआई इसके लिए काम कर रहा है। फास्टैग वगैरह के कार्ड हो गए, रुपे कार्ड, यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या कोई भी रियल टाइम बेसिस पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए ये चैटबॉट हो गया, ओके। और ये डेवलप किया गया है बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप के द्वारा जिसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार को नाम याद रख सकते हैं आप कि ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम मौका दे रहे हैं और अपने देश के अंदर ही इनोवेशंस को हम जगा रहे हैं। और यहाँ देश का पैसा देश में ही रह जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम यूरोप से और यूएस से कुछ टेक्नोलॉजी खरीद के ला रहे हैं, ना ना, हमारे पास कैपेबल लोग हैं और हम सही ढंग से उनका दोहन कर रहे हैं। अब जो यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वो है डाक पे। डाक का मतलब आप समझते हैं, पोस्ट ऑफिस को डाक कहते हैं, पोस्टल को। तो डाक पे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज होना चाहिए, इतना तो समझ आ रहा है। तो ये क्या है कि एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, जिसको शॉर्ट में आईपीपीबी कहते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और ये जो ऐप है इसको यूज कर सकते हैं आप डिजिटल फाइनेंशियल असिस्टेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, स्कैन क्यूआर कोड, और आप पैसा ऐसे भेज सकते हैं कहीं पर, और भी बहुत तरीके के सर्विसेज के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है मंत्रालय, एक बार को याद रख लीजिए, जहां पर कि भारत सरकार का जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग है 100% है, 100% है। और ये गवर्न किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि बैंक है ना, तो बैंक का गवर्नेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और ये प्रोवाइड करता है पेमेंट सर्विसेज बाय पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया, पोस्ट जो है, और ये पूरे देश में फैला हुआ है। इससे बढ़िया कोई बॉडी ही नहीं हमारे देश में जो गांव-गांव तक पहुंची हुई है, इसकी इतनी अच्छी कवरेज हो और जिसके पास इतने अच्छे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मॉडल हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो रुपे कार्ड 2 फेज लॉन्च किया गया, और ये हमारे देश के बाहर भूटान में, दूसरा एक जो देश है हमारा पड़ोसी देश, प्यारा सा देश, नेचर फ्रेंडली कंट्री भूटान में, वहां लॉन्च किया गया रुपे कार्ड फेज 2 में, ठीक है। और ये अलाउ करेगा भूटानीज कार्ड होल्डर्स को कि वो एक्सेस कर सके रुपे नेटवर्क को इंडिया में। अब जरा हम रुपे को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बार 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। तो जरा सा आपको उस समय का भी जो वक्त है थोड़ा सा देखना होगा, याद करना होगा कि किस में से ट्रांजैक्शन और ट्रांजिशन का फेज था वो, ये सब कुछ आपको समझना होगा। कितना टफ होता था टाइम, आज टफ लगता है, लेकिन उसके पहले का जो समय था और भी टफ था पेमेंट्स वगैरह के लिए, है ना। तो ये हमारा पूरी तरीके से देसी इंडिजिनस डेबिट क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल प्रीपेड और कॉन्टैक्टलेस कार्ड सब कुछ तैयार किया जा चुका है, जो एटीएम्स में भी काम आता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डिवाइसेज में, और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में सीधे वहां कार्ड नंबर डाले, कार्ड होल्डर का नाम, सीवीवी और डेट वगैरह डाले, ओटीपी आया, पेमेंट हो गया, है ना। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही, एनपीसीआई के द्वारा। ये तो अभी हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए जो रुपे कार्ड्स हैं ये इशू किए जाते हैं फॉर मोर देन 1100 बैंक्स, जो भी बड़े छोटे बैंक्स हैं, 1100 ऐसे बैंक्स हैं जो कि अपने कस्टमर्स को
ये सर्विस दे रहे हैं। कहने का मतलब रुपे कार्ड का सर्विस दे रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक सब कुछ आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आरआरबी जो है वो अपने कस्टमर्स को रुपे कार्ड दे सकते हैं, क्या कोऑपरेटिव वाले अपने कस्टमर को रुपे कार्ड दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, और ये इंडिया के बाहर कहां कहां लॉन्च कर चुका है रुपे कार्ड? तो यूएई में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सिंगापुर, सऊदी अरबिया और भूटान। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा एकदम सटा हुआ पड़ोसी देश भूटान है। इसके अलावा अगर हम चल जाते हैं अरब वर्ल्ड में, तो वहां के 3 देश हम बोल देंगे झट से। एक तो अरब बात आया तो सऊदी अरबिया, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और एक बहरीन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे कि बहरीन की राजधानी कहां है। ओके, और एक सिंगापुर, याद रख लीजिए। चलिए, यहां पर जो बॉक्स बना के दिया हुआ है तो थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि कौन सा सेटलमेंट किस टाइम में हो सकता है। सब इतना कम से कम यहाँ पे रुपया आपको ट्रांसफर करना होता है। तो ये एक सवाल डायरेक्टली एग्जाम्स में ना भी आए कोई बात नहीं, आपको ऐसे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि घर में आए दिन आपके जो फैमिली में बड़े बुजुर्ग लोग हैं ऐसे पूछते रहते हैं कि पेमेंट करना है, बता दोगे क्या थोड़ा? तो वैसे भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी में। तो जो एनईएफटी है, नेफ्ट है, उसमें कम से कम आपको 1 रुपया भेजना पड़ेगा। आरटीजीएस जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है उसमें कम से कम 2 लाख रुपया, उससे कम के लिए आरटीजीएस नहीं है, दे आर फॉर बिग फिशेस। और आईएमपीएस जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए है उसका मिनिमम है 1 रुपया, ₹1। जो पेमेंट के ऑप्शन है तो एनईएफटी जो है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन यानी सीधे आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे करते हैं कर दिए, और नहीं तो आप बैंकों में गए, इस तरीके से एक फॉर्म भरे कि साहब ये मेरा पैसा ट्रांसफर करना है, आप लोग देख लीजिए, आपके एंड से वो ऑफलाइन हो गया। इसी तरीके से आरटीजीएस है, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन हो गया। और आईएमपीएस केवल और केवल ऑनलाइन है। जो मिनिमम ट्रांसफर वॉल्यूम है, मतलब कि वैल्यू कि आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पर मुझे लग रहा है कि ये यहां पर होना चाहिए था मैक्सिमम, इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। तो एनईएफटी के लिए और आरटीजीएस के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आईएमपीएस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप भेज सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। सेटलमेंट का टाइप देखें तो हाफ एन आवरली सेटलमेंट होता है एनईएफटी के केस में, यानी कि हर आधे घंटे पर 2 बैंक अगर हैं जैसे कि पीएनबी और एसबीआई, तो ये देखते हैं कि पीएनबी से कितना रुपया एसबीआई में आना है और एसबीआई से कितना रुपया लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है पीएनबी में जाने के लिए। मान लीजिए कि जो पीएनबी है उससे एसबीआई में 6 लाख रुपए भेजने हैं टोटल, और जो एसबीआई है उसको पीएनबी में 4 लाख, तो टोटल ऐसे 4 और 6 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो 2 लाख का डिफरेंस है बस वही ट्रांसफर कर दिया जाता है, हर आधे घंटे पर सेटल किया जाता है। आरटीजीएस रियल टाइम है, यानी जैसे आपने ऐसे क्लिक किया पैसा उधर गया। सेम चीज आईएमपीएस में होता है। सर्विस की टाइमिंग क्या है तो देखिए, वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। ओके, ये बात एनईएफटी के लिए है। आईएमपीएस जो है 24/7 365 डेज, और आरटीजीएस जो है ये भी 365 डेज 24/7 सर्विस है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो ये यहाँ पर एक चेंज आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और मैं भी ऐसे चेक कर लूंगा। मुझे लग रहा है कि ये जो कोविड-19 की क्राइसिस वगैरह थी, शायद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं टाइम में। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना सही रहेगा यहाँ पे, और अगली वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये सर्विस टाइमिंग पर थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है। और यहाँ पर इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर देखें तो एनईएफटी हो या आरटीजीएस हो, इसमें कोई भी हिडन चार्ज, एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। पहले 2, 2.5 रुपए, 5 रुपए लगते थे जरूरत अनुसार, लेकिन अब वो सब कुछ हटा दिया गया है ईज करने के लिए। और जो आईएमपीएस है उसका डिसीजन जो है बैंकों के द्वारा लेना होता है। हालांकि बहुत सारे केसेज में यहाँ पर भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नो चार्जेज ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिसाइडेड बाय बैंक्स। अब हम आ जाते हैं टॉपिक 3.3.1, और यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखिए, किसी भी चीज के लिए अगर उसका संरचना ढांचा तैयार करना है, उसके लिए इंफ्रा होना चाहिए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और उस पैसे को रखने के लिए एक निधि की जरूरत होती है। फंडिंग होना चाहिए, फंड हो, ताकि चीजों को सुचारू ढंग से हम चला सकें, आगे उसका क्रियान्वयन हो सके। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ऑपरेशनलाइज कर दिया गया पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। तो देखिए क्या है पीआईडीएफ, शॉर्ट में इसी को बोल रहे हैं।
तो 500 करोड़ की ये जो निधि है ये तैयार की गई और इसका मकसद है कि ये इनकरेज करे, ठीक है, किसको, एक्वायरर्स टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट ऑफ सेल आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो डिवाइस नजर आ रहा है, आप बहुत बार इसको यूज किए होंगे अलग अलग जगहों पर, बिग बाजार वगैरह में। तो यही पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहलाता है और इसको बहुत जोरों से बढ़ाया जा रहा है उसके ट्रांजैक्शन के लिए, और इसके लिए सही जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, ये बात ध्यान में आपको रखना है। 500 करोड़ की ये निधि हो गई, इसे प्रमोट करेंगे हम पॉइंट ऑफ सेल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोड में। यानी इसके लिए जो भी सर्वर वगैरह की जरूरत होगी, जो भी मशीनों की जरूरत होगी, तार, केबल, इंटरनेट, सब कुछ है ना। आरबीआई जो है इसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन इसमें 250 करोड़ का है टू पीआईडीएफ यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, और ये आधा हो गया पूरे निधि का। जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है ये कार्ड इशुइंग बैंक, कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर्स जो है हमारे देश में, उनके तरफ से ये पैसा लगाया जाएगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो रिसीव रेकरिंग कंट्रीब्यूशन, यानी ऐसा नहीं है कि आगे चल के इसको पैसा नहीं 500 हो गया बंद, ऐसा नहीं। रेकरिंग कंट्रीब्यूशन होगा टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड कार्ड इशुइंग बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क्स के द्वारा ये सब कुछ बियर किया जाएगा। आरबीआई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ईयरली शॉर्टफॉल इफ नेसेसरी। तो आरबीआई नॉर्मल केस में नहीं ऐसे पैसा इसमें लगाएगा, लेकिन अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, कुछ जरूरत पड़ जाती है, तो आरबीआई की तरफ से पैसा इसमें फिर से आगे लगाया जाएगा। यहां पर और भी बातें बताई गई हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में, पीआईडीएफ के बारे में, कि ये जो होगी ये गवर्न की जाएगी एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, और मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका होगा वो आरबीआई के द्वारा देखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनपीसीआई नहीं है। मैक्सिमम केस में बच्चों के दिमाग में एनपीसीआई बैठा होता है और वही ऐसे जल्दी से बबल कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे वो आरबीआई है, एनपीसीआई नहीं है। जो सेटिंग अप है इस फंड का इज इन लाइन विथ रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट ऑफ कमिटी, जहां पर बात की गई थी किस तरीके से हम डिजिटल पेमेंट्स को डीपेन करेंगे, उसका पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे। और ये जो कमिटी थी इसके चेयरपर्सन थे नंदन नीलेकानी, नाम याद आ रहा है, वही, हाँ, आधार यूआईडी वाले नंदन नीलेकानी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से हमने अपने इंडिया में पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ लैटरल एंट्री भी देखा है। बहुत बार डिस्कशंस होने लगते हैं कि लैटरल एंट्री कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, तो वहां पर ये सारे बड़े खूबसूरत एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि नहीं, लैटरल एंट्री हर बार डिजास्टर्स ही नहीं होता है, उसके बहुत अच्छे अच्छे रिपरकशंस हैं। नंदन नीलेकानी इज वन ऑफ दोस एग्जांपल्स। और देखिए पिछले साल की बात है, आरबीआई ने अनाउंस किया कि हम एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड सेटअप करेंगे टू इंप्रूव लास्ट माइल पेमेंट्स नेटवर्क इन रूरल इंडिया टू ट्रांजैक्ट डिजिटली। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड की बात हो जाती है। यहां पर जो ये स्कीम है इसको समझ लेते हैं। स्कीम का क्या नाम हो गया कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये तो फंड था, जो निधि था, लेकिन इसके लिए जो योजना है, ये योजना क्या है, इनकरेज करेगा डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 3 से लेकर टियर 6 सेंटर्स में, ओके। और विशेष यहाँ फोकस दिया जाएगा उत्तर पूर्वी भारत को, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर। यहाँ पर स्कीम जो है ये टारगेट करेगा ऐसे व्यापारियों को, मर्चेंट्स को, और इनको एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी, जो भी बैंक गवर्नमेंट के पेमेंट्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी, किराना, इन जगहों को टच किया जाएगा। यहाँ पर ये सब्सिडाइज करेगा बैंक्स को भी और नॉन बैंक्स को भी जो कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक टारगेट अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनको यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है कार्ड पेमेंट को, तो ये सब कुछ कवर किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें और क्या कुछ आता है, तो जो फिजिकल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीनें हैं, जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज है, जो जीपीआरएस होता है छोटा सा डिवाइस, और वहां से पेमेंट हो जाता है। क्यूआर कोड, स्कैन कोड बेस्ड पेमेंट, जो कि भारत क्यूआर, और हर जगह दुकान पे तो ऐसे सटा दिखता ही है आपको, कोई भी आप शहर में रहते हो, है ना। तो ये सब कुछ पर ये काम करेगा। तो नंदन नीलेकानी के द्वारा और भी कुछ मतलब कि रिकमेंडेशंस हैं जो दिए गए हैं, किस तरीके से हम डिपेंड कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट को, इसको भी जान लेना जरूरी है। एमसीक्यू में ऐसे 3-4 ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है।
तो इसमें है कि हम रिमूव कर दें जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर, तो सस्ता मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। या जो भी जीएसटी लग रहा है आईएमपीएस सर्विसेज पर जो कि 5,000 से अधिक पर लगता है, उसको भी हटा दिया जाए। मतलब बहुत सारे बैंक्स जो लगा रहे थे, तो ये बातें की गई हैं ताकि लोग क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा इजिली इन सिस्टम्स में घुल मिल सके। दूसरा है कि गवर्नमेंट अपने ट्रांजैक्शंस अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट के मोड से करे, जो भी प्रोक्योरमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, सैलरी, पेंशन, सब कुछ। तीसरी बात जो कही गई कि मतलब यूज ऑफ वैलिडेशन सर्विसेज जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो यूज मैक्सिमाइज किया जाए ताकि रिड्यूस कर सकते हैं जो भी हमारे इंसिडेंट्स हैं ट्रांजैक्शन फेल्यूर का बिकॉज ऑफ रॉन्ग अकाउंट डिटेल्स, ये सब, या आधार डिटेल्स के वजह से। यहाँ पर एक ग्रीवेंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर लोगों को कुछ समस्या होता है तो वो लोग बात करें, चैट करके अपने समस्याओं का निजात पा सकें। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी में और टप 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 टाइप जो करेगा उसका ही हो, फिर तो ये ग्रामीण भारत के लोग ऐसे ही पीछे छूट जाएंगे। तो यहाँ पर बात की गई देसी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात की गई, और यहाँ पर मतलब किसी भी तरीके का एरर वगैरह ना हो, ऑथेंटिफिकेशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर, और जो डिजिटल पेमेंट के लिए एक सब कमिटी हो वो सेटअप किया जाए राज्य के लेवल पर, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन और जो भी इससे रिलेटेड गैप्स हैं, जो मिसमैच हैं, उनको देखे, और आरबीआई डिप्लॉय करे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ताकि कंपेयर किया जा सके कि किन क्षेत्रों में बढ़िया बेहतर वित्तीय समावेशन हुआ है, किस क्षेत्र में नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं रिव्यू कर रहा था झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे को, और उसमें दो बहुत खूबसूरत मैप दिए हुए थे। वहां पर बताया गया था कि किस तरीके से वित्तीय समावेशन जो है विद टाइम बढ़ा है, और अलग अलग कलर शेड्स का यूज किया गया था मैप में, वो काफी इंप्रेसिव था। तो आप इस तरीके से अपने भी जगह के लिए सोचिए कि आपको पता चले कि हमारे पास कितनी कमियां हैं, खामियां हैं, और अगर दो राज्यों को कंपेयर करके बताया जाए कि यहाँ पर बेहतर काम हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो वहां के लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि वो जो हम सही मामले में फेडरलिज्म का सारा एस्पेक्ट कवर कर पाएंगे। अब मुझे याद आ रहा है कि ऊपर दो बॉक्स हम लोग छोड़ दिए हैं समझने के लिए, एक ये और एक ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये पीओएस क्या होता है, मशीन के बारे में समझाया गया है। अभी तो आपने इस मशीन को देख ही लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल के मशीन होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंडर द फैसिलिटी ऑफ कैश विथड्रॉल एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कार्ड होल्डर कैन विथड्रॉ कैश यूजिंग देयर डेबिट कार्ड एंड ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड्स, जो कि बैंकों के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड जो होते हैं, एक बार पैसा डलवा लिए, ओपन सिस्टम में कहीं लगा के यूज कर लिए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो नहीं यूज किए जाएंगे इस फैसिलिटी के अंतर्गत। और कैश कैन ऑल्सो बी विथड्रॉन एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि आपके पास एटीएम की सुविधा नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो वहां पे माइक्रो एटीएम का कंसेप्ट लेकर आया गया है कि जो बीसीए एजेंट होगा उसके थैली में रुपया पड़ा होगा और यहाँ पे आपके अकाउंट में ऐसे एटीएम लगा के पैसा कटवा दिया जाए और पैसा आपको इन कैश दे दे वहीं पे, ठीक है। तो ये माइक्रो एटीएम का कंसेप्ट होता है, और ये सब कुछ जो है ना पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर आपको कैश मिल जाए, वो यूपीआई के मदद से हो सके, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वगैरह का यूज करके ये सब सुविधा आपको मुहैया कराया जा सके। और ये सब कुछ खासकर वित्तीय समावेशन के लिए बहुत जरूरी है, और वहां पर बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट्स और ये मशीनें बहुत हेल्पफुल होंगी। और साथ ही साथ यहाँ जो भी जनधन खाता वगैरह है उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, जो दूसरा वाला बॉक्स था इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर बताया गया है की फीचर्स ऑफ द स्कीम, यानी कि ये जो स्कीम है पेमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो यहां पर हम लोग देख ही लिए हैं कि इसका जो ऑपरेशन है ये 2 साल के लिए है और 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगली बात जो की गई है कि एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा मैनेज की जाएगी, जिसका चेयरपर्सन जो होगा वो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर होगा। इसका मकसद है कि हम क्रिएट करें 30 लाख नए डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट्स हर एक साल। और एक बात बताई गई है यहाँ पे, वो ये कि फंड्स हैज अ कॉर्पस ऑफ ₹345 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो आरबीआई की तरफ से है, 95 करोड़ जो है ऑथोराइज कार्ड नेटवर्क्स के द्वारा। समय समय पर इसमें पैसा और भी डाला जा सकता है। ये सारी बातें तो की ही गई है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 3.3 है वहां तक कंप्लीट हो जाता है, और आगे फिर यहाँ पर बायलैटरल नेटिंग वगैरह है, उन चीजों को हम देखेंगे। एक बार टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टॉपिक नंबर 3 है उसमें टोटल 8 ऐसे टॉपिक्स हैं
और यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगली बार जब हम यहाँ पर आए तो हमारा मकसद होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक चीजों को कवर कर लिया जाए एक वीडियो में, और फिर ये टोटल 2 वीडियोज हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 3 यानी फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के, और फिर उसका कंपाइलेशन मैं पब्लिश कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे, एंड इफ सो तो आप इसको यानी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अपने पीयर कम्युनिटी में, या आपका जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि मुझे एक अच्छी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग का एहसास होता है, ताकि मुझे लगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और भी कुछ आपको लग रहा है कि समस्या है तो पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम पर भी टेक्स्ट करके मुझसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।